हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, जिसका मतलब है कृषि। तो बेसिकली अगर हमें पता है पहले से ही कि कृषि का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है। सो बेसिकली जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का मीनिंग ये है कि कोई भी क्रॉप है, यानी कोई भी फसल है उसे उगाना, या फिर जितने भी पशु हैं उन्हें पालना और उनसे जो भी प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, ठीक है, उसी को हम किससे इंक्लूड करते हैं, उसे हम एग्रीकल्चर से। सो दोनों ही जो प्रैक्टिसेस हैं उसको हम एग्रीकल्चर में इंक्लूड करते हैं। सो बेसिकली हम इस जो चैप्टर में है वो हम देख लेते हैं, इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। हमें पता है इंडिया में जो एग्रीकल्चर है, इट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है ये, जिसमें जो 2/3 पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली इंगेज है, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। तो देख सकते हैं हम कि हमारी जो 2/3 पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली क्या करती है, एग्रीकल्चर यानी कृषि पर ही निर्भर है, ठीक है। अगर हम फार्मिंग की बात करें, यानी कि जो फार्मिंग है वो कितने टाइप्स में डिवाइड की गई है, तो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया। अगर हम फर्स्ट की बात करें, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, इसे हम स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, क्योंकि और ये जो फार्मिंग है इसके अंदर बहुत सारे जो प्रिमिटिव टूल, यानी जितने भी पुराने टूल्स हैं, ट्रेडिशनल टूल्स, जैसे लाइक हो है, डिगिंग स्टिक्स है, ठीक है, और जो फैमिली होती है ना, वही फैमिली है या कम्युनिटी है, वहीं के जो लेबर्स होते हैं वही इंगेज होते हैं, ठीक है, वही एक्टिविटी करते हैं, वही फसल उगाते हैं। सो इनकी जो और ये जो फार्मिंग होती है डायरेक्टली डिपेंडेंट है मॉनसून पर, ये मॉनसून पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। और अगर हम अगले फार्मिंग की बात करें, इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, ये इसको हम लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी कहते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा यानी हाई डोजेस का इस्तेमाल किया जाता है बायोकेमिकल्स, यानी जितने भी बायोकेमिकल्स हैं, यानी बायोकेमिकल इनपुट्स, और जितने भी इरिगेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो की जाती हैं इसके अंदर, ठीक है, ताकि क्या हो सके, हाई प्रोडक्शन हो सके। हाई प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। और इसे जो बेसिकली है, बहुत एक जो लैंड होती है, यानी कम जो लैंड होती है, ज़मीन होती है, उस पर ही किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कमर्शियल फार्मिंग की, जो कमर्शियल फार्मिंग है इसमें हम मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, यानी जो आधुनिक तकनीकी है, मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि HYV सीड्स हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, एंड केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये सारे जो भी केमिकल्स वगैरह हैं, सीड्स हैं, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि क्या हो सके, हायर प्रोडक्टिविटी किया जा सके, यानी इस एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। प्लांटेशन भी एक कमर्शियल फार्मिंग के अंदर आती है, ठीक है। और हमें पता है ये एक, इसके अंदर जो प्लांटेशन है, प्लांटेशन में एक सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है बहुत बड़े लार्ज एरियाज पर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। ये फार्मिंग है, फार्मिंग को 2 टाइप में डिवाइड किया गया, सब्सटेंसिव फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्रॉपिंग पैटर्न। तो इंडिया में बेसिकली 3 टाइप में या 3 सीजन्स के बेस पे डिवाइड किया गया है क्रॉपिंग पैटर्न को। तो फर्स्ट है रबी, खरीफ एंड ज़ैद। हम ये पहले ही हमने ये साइंस के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है, 6th 7th 8th की क्लासेस में। तो जो रबी क्रॉप होती हैं वो विंटर में उगाई जाती हैं। जो इसका सीज़न होता है वो अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है, और ये गर्मियों में यानी अप्रैल से जून में इन्हें हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, ठीक है, यानी कटाई हो जाती है इनकी। जैसे एग्जांपल है इसके, वीट है, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, यानी गेहूँ है, मटर है, चना, सरसों, ये सब इसके एग्जांपल हैं। खरीफ क्रॉप क्या होती है? खरीफ क्रॉप ऐसी क्रॉप है जो मॉनसून सीजन में उगाई जाती हैं, और इन्हें सितंबर या अक्टूबर की सीज़न के आसपास इन्हें काट लिया जाता है, ठीक है। इसकी जो इम्पोर्टेंट्स क्रॉप्स हैं वो पैडी है, पैडी,
जिसे हम धान कहते हैं, मेज़, ज्वार, बाजरा, तूर यानी अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। ज़ैद क्रॉप क्या होती है? जो रबी और खरीफ सीजन के बीच में उगाई जाती हैं, उसे हम ज़ैद क्रॉप कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप गर्मियों के टाइम पे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, ये सारी जितने भी फ्रूट्स हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा खाते हैं हम, क्योंकि ये इसी सीज़न में उगाए जाते हैं ये, ठीक है। तो इन्हें हम, ये बेसिकली समर मंथ में ही आती हैं, इन्हें इसीलिए हम इन्हें ज़ैद सीजन्स क्रॉप भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ जो हमारी मेजर क्रॉप है, जैसे राइस, वीट, मिलेट, कॉटन, जूट एक्सेट्रा। तो फर्स्ट अगर हम बात करें राइस, जो कि एक स्टेपल फूड क्रॉप है, ठीक है। और ये जो हमारी कंट्री है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, फर्स्ट नंबर पे चाइना है, ठीक है। ये एक खरीफ क्रॉप है और इसको उगाने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बेसिकली 25 डिग्री सेल्सियस, और हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है, और जो एनुअल रेनफॉल है एटलीस्ट 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए राइस को उगाने के लिए। और ये कहाँ उगाई जाती है? नॉर्थन प्लेन्स एरिया है ना, नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया, जो हमारा कोस्टल एरियाज हैं, डेल्टा रीजन है, वहाँ पर जो राइस है, राइस का प्रोडक्शन होता है। अगर हम बात करें वीट, ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। सीरियल मतलब अनाज, ठीक है। और ये एक मेन फूड क्रॉप है। हमें पता है कि जो हमारा नॉर्थन इंडिया है, हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर वीट का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको उगाने के लिए कूल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल। और बेसिकली कहाँ उगाई जाती है? जो गंगा सतलज प्लेन एरिया है, ठीक है, वहाँ पर। और इसको उगाने के लिए सॉइल कौन सी ज़रूरत होती है? ब्लैक सॉइल, यानी कि ब्लैक सॉइल में ये उगाई जाती है। कहाँ पर? डेक्कन एरियाज़ में, ठीक है, यानी कि डेक्कन एरियाज़ में ब्लैक सॉइल वाला जो रीजन है, वहाँ पर वीट की क्रॉपिंग होती है। अब जो मिलेट है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिलेट्स। एंड इनके अंदर क्या होता है? बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस वैल्यू होती हैं। अब हम बात करते हैं पल्सेस। पल्सेस मतलब दालें। सो इंडिया एक लार्जर प्रोड्यूसर है पल्सेस का, ठीक है, एट द लेवल ऑफ वर्ल्ड लेवल पे। और हमें पता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग कंज्यूम भी करते हैं, जैसे चना है, अरहर है, ये सब डेली लाइफ में लोग कंज्यूम करते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है? मॉइस्चर, इन्हें मतलब इसको उगाने के लिए लेस मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, और ये ड्राई कंडीशन में सरवाइव कर लेते हैं। और ये कहाँ कहाँ उगता है? हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया के स्पेसिफिक रीजन है, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अगर हम कुछ ग्रेन्स की बात करें, यानी अनाज की बात करें, जैसे शुगर केन, ऑयल सीड, टी है, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फूड के अलावा, ठीक है, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन। सो अब हम बात करते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन, यानी कुछ और भी क्रॉप्स, जैसे शुगर केन। शुगर केन कहाँ होता है? जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है ये। सब ट्रॉपिकल क्या होता है? ट्रॉपिकल क्या होता है? ट्रॉपिकल जो इक्वेटर के पास है, और सब ट्रॉपिकल जो इक्वेटर से थोड़ा दूर है, ठीक है। और कहाँ उगाई जाती है? जहाँ पर टेम्परेचर क्या हो? हॉट हो और ह्यूमिड क्लाइमेट हो, और टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री के आसपास, और रेनफॉल बिटवीन 75 to 100 सेंटीमीटर के बीच में इसे रेनफॉल की ज़रूरत होती है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं? यूपी है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ शुगर केन, ठीक है, यानी यहाँ पर शुगर केन उगाई जाती है। अब हम बात करें ऑयल सीड, यानी आपको पता ही है, जैसे कि ऑयल सीड वाले एग्जाम्पल जैसे सनफ्लावर है, सरसों है, पीनट्स है, ठीक है। सो सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑयल सीड्स। हमें पता है इनका इस्तेमाल एज अ हम खाने के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे शॉप है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, ऑइंटमेंट है, इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट है टी। टी एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है,
और ये एक वेरी इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है। आज हर घर में आपको टी, जो एक पेय पदार्थ है, सबके घर में मिल जाएगी, सब लोग पीते हैं। ठीक है, बेसिकली इसे सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, जब हमारा जो इंडिया था ना, जब वो कॉलोनाइज था। ठीक है, उसी के बाद से बहुत ज़्यादा क्या हुआ, ये प्रिविलेंट होने लगी। और इसको उगाने के लिए वार्म टेम्परेचर की ज़रूरत है और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। ठीक है, और जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो हमारा असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी एंड वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। कॉफ़ी ये भी एक बेवरेज क्रॉप है। और ये कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं, जैसे नीलगिरी कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्या होती है, यानी जहाँ पर वेजिटेबल्स और फ्रूट, यानी कि वेजिटेबल और फ्रूट को उगाया जाता है, उन दोनों को ही हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप में इंक्लूड करते हैं। सो इंडिया में 30% जो है वो वेजिटेबल प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब कुछ नॉन फूड क्रॉप्स जैसे रबड़, फाइबर, कॉटन एंड जूट। रबड़ की बात करें, ये कहाँ पर होती हैं, इक्वेटेरियल क्रॉप, यानी इक्वेटेरियल क्रॉप है, क्योंकि जो जितना क्योंकि इक्वेटेरियल वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इक्वेटर के पास और गर्मी रहती है यहाँ पर। ठीक है, सो इसको उगने के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत है, मॉइस्ट की ज़रूरत है, और रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की ज़रूरत है, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अबव होना चाहिए। कहाँ उगाई जाती है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान एंड निकोबार एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। कुछ फाइबर क्रॉप है, फाइबर क्रॉप जैसे कि कॉटन, जूट, हेम्प, कुछ नेचुरल सिल्क हैं। सो दीज आर दी 4 मेजर फाइबर विच इज़ ग्रोन इन अवर इंडिया। सो जैसे सिल्क वॉर्म है, उसकी भी बहुत ज़्यादा रेयरिंग होती है, और एज अ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जिसे हम सेरीकल्चर भी कहते हैं, यानी जहाँ पर सिल्क की खेती होती है उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। कॉटन जो कि एक खरीफ क्रॉप है, इसे उगने के लिए कैसे क्लाइमेट की ज़रूरत है, ब्लैक कॉटन सॉइल, इसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये डेक्कन प्लेट्यू वहाँ पर उगाई जाती है, और इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लाइट रेनफॉल होनी चाहिए, और ब्राइट सनसाइन, यानी कि सूरज की जो रोशनी है वो ब्राइट होनी चाहिए इसको उगने के लिए। और जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। जूट जूट एक कहाँ उगती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। ठीक है, और इसके जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और इसका जो हमें पता है बेसिकली इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जो गनी बैग्स होते हैं, मैट्स, रॉप, यार्न, कारपेंट, जितने भी आर्टिफैक्ट वाली चीज़ें हैं उनका बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, यानी क्या ऐसी तकनीकी है और कुछ इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर हम रिफॉर्म करके जो हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमें पता है जो इंडिया में जो 60% पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर। ठीक है, सो जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था उसमें काफ़ी सारे रिफॉर्म होते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म होते हैं, जैसे कि कलेक्टिविज्म, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कोऑपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी गिवन वर प्रायोरिटी। इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी दी गई, ज़मींदारी को अबॉलिश किया गया। ठीक है, और 1960 और 1970s में काफ़ी सारे टेक्निकल रिफॉर्म किए गए, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, वाइट रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया, और 1980s एंड 1990s में काफ़ी सारे जो क्रॉप इंश्योरेंस हैं उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि ग्रामीण बैंक को इस्टेब्लिश किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया, जिन और कुछ बैंक ने लोन देना शुरू किया फार्मर को एट अ लो इंटरेस्ट पर। ठीक है, एक और है जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये सब भी इंट्रोड्यूस की गई गवर्नमेंट द्वारा। और काफ़ी सारे जो अदर कुछ और थे, कुछ और इनिशिएटिव भी लाए गए ताकि जो जितना भी टेक्निकल रिफॉर्म की वजह से एग्रीकल्चर जो है वो इंक्रीज़ किया जा सके। ठीक है, अब इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, हमारी नेशनल इकोनॉमी में
एम्प्लॉयमेंट में, उसका आउटपुट में। सो 2010 और 11 के जो सेंसस के अकॉर्डिंग 52% जो अ, वो किस पे डिपेंडेंट है, जितने भी एम्प्लॉयड हैं वो फार्म सेक्टर में लगे हुए हैं, ठीक है। और इंडिया की जो जीडीपी है वो पिछले सालों से क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। बट जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो इतना अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है। फूड सिक्योरिटीज़ को लेके बात करें हम, तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसने नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि फूड की जो सिक्योरिटी है, यानी कि जो खाद्य सुरक्षा को इंश्योर करने का काम करती है, ताकि जो एवरी सिटीज़न है यानी हर नागरिक को फूड है वो मिल सके। जैसे एक बफर स्टॉक है एंड पीडीएस है एंड एफसीआई है। इनका बेसिकली काम से एफसीआई है, हमने देखा होगा कि इनका बेसिकली काम क्या होता है, जितने भी फूड ग्रेन्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और इसको कौन इंश्योर करता है, पीडीएस। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। और काफ़ी सारे इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है नेशनल फूड सिक्योरिटी का, वो ये है कि जो जितने भी फूड ग्रेन्स हैं वो कॉमन पीपल को एट अ लो प्राइस पे उन्हें मिल सके, और जितने भी पुअर पीपल है उनको खाने को असेस हो सके, यानी कम से कम उन्हें खाना तो मिले। और जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर की वो भी क्या किया है, इंक्रीज किया जाए, ठीक है। सो दीज आर दी सम ऑब्जेक्टिव है नेशनल फूड सिक्योरिटी के। अब इम्पैक्ट क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पर, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण करना। सो हमें पता है एट द टाइम ऑफ ग्लोबल कोलोनाइजेशन, उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन चल रहा था, कैसे कह सकते हैं हम, क्योंकि जो ब्रिटिश टाइम पीरियड है, यानी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, जब कॉलोनाइज था इंडिया, तब क्या था, वहाँ पे जो कॉटन था वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट कहाँ होता था, ब्रिटेन होता था। वो वहाँ पर एज अ हम रॉ मटेरियल सेंड करते थे और वो हमें एज अ वहाँ पे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, वो उन्हें वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती थी उसकी, ठीक है। और 1990s में जो फार्मर थे उनको ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ थी उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर।